गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में आप सबका स्वागत है। आज जो पाठ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो पाठ है हमारा कार्बन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। मतलब इसके बारे में हमने कक्षा 9वीं में आपने देखा हुआ है। और ये हमारा जो पाठ है ये पाठ है बेटा हमारा अगला पाठ, जो कि 9वां पाठ है। धातु विज्ञान के बाद आने वाला ये आपका पाठ हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। वो है बेटा कार्बोनिक यौगिक। ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक यौगिक है इसमें आपको यौगिकों के प्रकार कौन कौन से हैं, ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं। और इसमें आपको पिछली कक्षा के बारे में भी पूछा गया है कि पिछली कक्षा में यौगिकों के महत्वपूर्ण आपने जो प्रकार देखे थे वो थे बेटा आपके जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक। तो जैविक यौगिक यानी क्या? तो जैविक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ से लेकर ईंधन तक अनेक वस्तुएं जो होती हैं उनको हम लोग जैविक यौगिक कहते हैं, परंतु उसमें कौन से धातु नहीं होते। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि धातु, कांच और मिट्टी से बनी वस्तुएं को छोड़कर जो खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक वस्तुएं होती है उन सभी को हम लोग जैविक यौगिक कहते हैं। तो और जैविक यौगिकों में अत्यावश्यक घटक कार्बन होता है। अब 200 वर्ष पूर्व ऐसे माना जाता था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सजीव से प्राप्त ही जो घटक होते हैं उनको हम लोग जैविक यौगिक कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रयोगशाला में ऐसे सिद्ध किया गया कि जैविक यौगिक वो होते हैं जो कार्बन से प्राप्त होने वाले घटक होते हैं, और जैविक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक करके नई पहचान हुई तब प्राप्त हुई। और कार्बन जो है यह जैविक यौगिकों का मुख्य घटक होने की वजह से इसे कार्बनिक यौगिक भी कहलाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के बंध। अब कार्बनिक यौगिकों के बंध को कहते हैं बेटा बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कुछ बॉन्ड्स दिए गए होते हैं। कैसे, क्या ये बॉन्ड्स यानी क्या? तो एक कार्बन जो है वो दूसरे किसी तत्व के साथ बनकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या बॉन्ड आकर्षण बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बंध। जो बंध आसानी से नहीं टूटता। ठीक है। इसके बारे में ये भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कुछ यौगिक दिए गए हैं। ये सी जो है वो हाइड्रोजन के 4 अणुओं के साथ यहाँ पे बंध बनाता है, इसलिए CH4 यह नामक मीथेन यौगिक यहाँ पे बनता है। इस तरह से अनेक यौगिक आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बने हुए यौगिक हैं। जो कार्बन महत्वपूर्ण घटक इसमें प्रस्तुत होता है वो आपको नज़र आ रहा है। इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, इन सभी यौगिकों के सूत्र और इनके नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक यौगिकों के यहाँ पे दिए गए द्रवणांक और क्वथनांक भी अलग अलग हैं, जो कि आपको दिखेगा ये 300 डिग्री सेल्सियस से कम ही होते हैं। ठीक है। तो आपको इस पैरा में जो चीज़ें बताई गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि आयनिक यौगिक जो हैं वो अपनी द्रवणांक और क्वथनांक की स्थिति में यौगिक विद्युत मतलब उसके गुणधर्म के आधार पर स्पष्ट होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। और उनके गुणधर्म के आधार पर ही उनका द्रवणांक और क्वथनांक बिंदु उच्च होता है। पिघली हुई स्थिति में भी आयनिक यौगिक विद्युत सुचालक होते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और ये आयनिक यौगिक जो है वो आयनिक बंधों के आधार पर स्पष्ट होते हैं, ये आपने देखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक दिए गए हैं, और ये आयनिक यौगिकों के तुलना में बहुत कम है देखा गया तो इसमें जो 300 डिग्री से कम इनका जो आपको द्रवणांक और क्वथनांक दिखाया गया है, इससे हमें क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिकों में एक आकर्षण बल जो होता है उसे हम लोग अंतर परमाण्विक आकर्षण बल कहते हैं, वो बहुत क्षीण होता है। और जैसे पिछली कक्षा में आपने आयनिक यौगिकों के बारे में देखा हुआ था। आयनिक यौगिकों का उदाहरण मैं आपको बेस्ट एक उत्तम उदाहरण बताना चाहता हूँ, NaCl, Na+ और Cl
Na धन और Cl ऋण मतलब Na+ और Cl- आयन जो हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग बल से आकर्षित करते हैं और एक बंध बनाते हैं। उसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में आयनिक यौगिक नाम दिया था। तो ये सब आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में अंतर क्या है? तो यही अंतर है कि आयनिक यौगिकों के बंध जो होते हैं वो किस आधार पर बनते हैं, तो उनके बीच का जो बल होता है वो बल बहुत स्ट्रांग होता है, परंतु कार्बनिक यौगिकों का जो बल होता है वो क्षीण होता है। तो जैसे आपने पिछली कक्षा में ये भी देखा, आयनिक यौगिकों में बहुत ज़्यादा विद्युत सुचालकता देखने में मिलती है, परंतु आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा बेटा कि जैसे कार्बनिक यौगिक और जिसको हम लोग जैविक यौगिक भी कहते हैं, उसके प्रकार है ग्लूकोज और यूरिया। इसमें देखा गया है कि विद्युत सुचालकता बिल्कुल भी नहीं होती और इस वजह से जो कार्बनिक यौगिक है वो उसे हम लोग विद्युत के कुचालक भी होते हैं ऐसे कहा जा सकता है। और ज़्यादातर अधिकांश बिंदु में कार्बनिक यौगिकों में विद्युत कुचालक पदार्थ यौगिकों का मिश्रण देखने में पाया गया है। कार्बनिक यौगिक की संरचना जो है वो आयनिक बंधों का अभाव इसमें देखने में मिलता है बेटा। इसका मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंध के कारण आयनों की निर्मिति नहीं होती। मतलब देखा गया है कि आयनों की निर्मिति कार्बनिक यौगिक में बहुत कम होती है, उसमें आयनिक बंध बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते अपने अगले पेज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे शुरुआत में ही आपको बोला गया है कि जो तालिका आपको यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉनों का संरक्षण है बेटा 2, 4, संयोजकता जो आखिरी कवच में पाई जाती है वो है 4 और इसके नज़दीकी राजवायु दिए गए हेलियम और नियॉन जो कि पूर्ण कंप्लीट मात्रा में कंप्लीट स्टेट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बाह्यतम कवच पूर्ण होते हैं, इसलिए एक तो कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो बचेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि वो हेलियम के जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण राजवायु है उसके जैसे वो कार्बन विकल्प में वो पहुंच जाता है। और नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 8, इसके लिए यदि कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है किसी और तत्व के तो ये 2 8 बनेगा, यानी कि नियॉन विकल्प के पास वो पहुंच सकता है। तो जैसे स्टूडेंट पिछली कक्षा में आपने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता के बारे में चर्चा की है, उनके आयनिक और सहसंयोजकीय बंध के विषय में भी अभ्यास किया है ना। उसी तरह इस बार भी हम लोग कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उसके सहसंयोजकीय बंध के विषय में क्या भूमिका है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 3 भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी परमाणु की बंध तैयार करने की जो प्रेरक शक्ति होती है, जो बंध बनाने की किसी भी परमाणु में मतलब किसी भी तत्व परमाणु में प्रेरक शक्ति होती है कि जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के नया बंध तैयार करे या अपने इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को दे के अपना बंध और अच्छा मजबूत करे, उस शक्ति को उसके नज़दीक के राजवायु के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करके वो उसमें स्थैर्य प्राप्त करना चाहता है, वो स्थिरता प्राप्त करना चाहता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हेलियम और नियॉन में। जैसे इसके तरह वो बनना चाहता है, 2 4 नहीं, उसको एक तो 2 बनना है, नहीं तो ये 2 8 बनने की कोशिश करता है। तो इसके लिए वो 4 अपने जो आखिरी कवच में मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन है इसको किसी तत्व को दे देगा या किसी तत्व से ले लेगा और अपना जो संरूपण है वो जिसमें स्थैर्य प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भाग आपको जो दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले जो हेलियम है, हेलियम जैसे वो बनने के लिए ये हेलियम राजवायु की तरह बनने के लिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन खोने का काम करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने तत्व से कोई धातु खोता है या अणु अपने
पास से, अपने कवच से कोई इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसके ऊपर धन आवेश बनता है। मतलब यहाँ पे हीलियम जैसे वो बनने के लिए इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा। अब यदि उसने एक एक इलेक्ट्रॉन खोने की क्रिया करी तो ये एक बहुत कठिन क्रिया होती है बेटा। एक पहला इलेक्ट्रॉन खोने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन खोने के लिए उसको बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, और इस तरह से एक 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 इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से कार्बन के ऊपर 4 धन आयन इसमें देखने में मिलते हैं। इस कारण से वो उसमें उच्च आवेश प्राप्त हो जाता है और कार्बन परमाणु राजवायु संरूपण प्राप्त करने का एक नया तत्व यहाँ पे बन जाता है हीलियम की तरह। दूसरा भाग आपको यहाँ पे दिखाया गया है, उसको ये कार्बन तत्व को 4 इलेक्ट्रॉन यदि स्वीकार करता है ये, तो वो नियॉन जैसे राजवायु की स्थायु संरूपता प्राप्त कर लेता है ये। तो इसको स्वीकार करने के लिए जब कोई तत्व अपने किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्वीकार करता है तो उनके ऊपर ऋण आवेश बढ़ता है, और ऋण आवेश बढ़ने की वजह से इसके ऊपर जो प्रतिकर्षण बल होता है उसमें लगने वाली अधिकाधिक ऊर्जा जो होती है वो प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है। और इस प्रक्रिया से इसमें ऋण आयन बढ़ने लगते हैं, और ऋण आयन बढ़ने की वजह से मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋण आयन की संख्या इसमें बढ़ेगी। तो पहला ऋण आयन, दूसरा ऋण आयन, तीसरा ऋण आयन, चौथा ऋण आयन, ऐसे 4 ऋण आयन लेने के बाद यहाँ पे 4 ऋण आयन ऐसे इस तरह से ये संरूपण प्राप्त करके स्थिर होने की कोशिश करता है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पकड़ कर रखना भी कठिन होता है। तो यहाँ पे C4 ऋण, यह ऋण आयन छोटे आकार पर केवल उच्च आवेश के कारण अस्थायी प्राप्त होते हैं, परंतु वो कार्बन परमाणु जो होता है वो अपने पास का जो नियॉन राजवायु है उसकी तरह वो परमाणु बनने की कोशिश करता है, और वो बनता है 4 ऋण आयन के वजह से। अब इसके बाद आपको दिखाया बेटा तीसरा भाग। इसमें आपको जो बताया गया है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ प्राप्त करने के लिए एक तीसरा उपाय भी है, वो है बेटा साझेदारी करना। साझेदारी करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन तू दे दे भाई, अपनी मतलब एक साझेदारी करके हम अपना जो बाहरी कवच है वो पूर्ण कर लेते हैं, इसको हम लोग साझेदारी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस पद्धति में 2 परमाणु एक दूसरे के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अति व्यापन संयोजकता कवचों में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण द्वारा समझ में आएगा आपको। देखिए, हाइड्रोजन के आखिरी कवच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अणु अगर हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का, तो इसमें भी आखिरी कवच में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से बंध गए यहाँ पे, तो बंधने की वजह से हाइड्रोजन का एक अणु एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन अणु का दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कवच में देखा गया तो इसके बाहरी कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के दूसरे कवच में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। उस वजह से इनके बीच में साझेदारी करने की वजह से बहुत बड़ा एक बंध देखने के लिए मिलता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के रूप में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के रूप में कैसे लिखेंगे, H 2 डॉट H, एक डॉट इसमें किसका है, एक डॉट यहाँ पे हाइड्रोजन का है, पहले ही अणु हाइड्रोजन का, और दूसरा डॉट दूसरे हाइड्रोजन अणु का है, और ये दोनों विथ शेयरिंग मतलब साझेदारी करने की वजह से एक दूसरे से एक बंध तैयार करते हैं, बनाते हैं, और वो इस तरह से डॉट संरचना से भी देख सकते हैं। परंतु इसी को लिखते समय अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो है बेटा रेखा संरचना, जिसे हम लोग इकहरा बंध भी कहते हैं। तो रेखा संरचना से भी हाइड्रोजन एक अणु दूसरे हाइड्रोजन अणु के साथ एक हरा बंध से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे नजर आता है। मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो बंध बनता है इसको हम लोग एक हरा बंध कहते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई तत्व जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरे अणु के 2 इलेक्ट्रॉन से अपना बंध बनाता है, तो वहाँ पे कितनी रेखा संरचना होगी, 2 रेखा संरचना होगी। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन
साझेदारी की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी की वजह से एक लाइन, दो दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी की वजह से दो लाइन और तीन इलेक्ट्रॉन साझेदारी की वजह से यहाँ पे तीन लाइन भी देखने के लिए मिलती हैं। वो अब हम लोग अगली पेज पर देखेंगे, परंतु यहाँ पे एक बहुत सुंदर मुझे एक परिभाषा आपको बताना अच्छा लगेगा कि दो परमाणुओं में दो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो रासायनिक बंध बनता है उसे सहसंयोगीय बंध कहते हैं। मतलब ये जो दो परमाणु आप देख पा रहे हैं, इन दो परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और उससे जो रासायनिक बंध बना हुआ है उसे हम लोग सहसंयोगीय बंध भी कहते हैं। और यहाँ पे दो परमाणुओं के संकेतों को जोड़ने वाली एक छोटी रेखा जो होती है भी सहसंयोगीय बंध दर्शाते हैं। तो रेखा संरचना को भी यहाँ पे संरचना सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेखा संरचना आपको यहाँ पे नजर आ रही है उसको हम लोग संरचना सूत्र भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 112 पे आपको जो आकृति यहाँ पे नज़र आ रही है बेटा, ऑक्सीजन के यहाँ पे दो परमाणु हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के यहाँ पे आखिरी में तीन परमाणु आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इससे जो बंध बनता है दो ऑक्सीजन अणुओं के बीच वाला, उसको हम लोग दोहरा बंध कहते हैं बेटा। और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में जो यहाँ पे तीन रेखाएं आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम लोग तिहरा बंध कहेंगे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स ये दो बंध इसमें कैसे बने और यहाँ पे तीन बंध कैसे बने, इसको मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि ऑक्सीजन के एक परमाणु या फिर एक तत्व में इसका कितना परमाणु होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है बेटा 8, यानी कि दो पहले कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा 6, यानी 2 6 दोनों को मिलाकर होता है 8। तो इसको दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, परंतु ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, दूसरे ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये दो और ये दो मिला के ये ऑक्सीजन का जो बाहरी कवच है ये पूरा बन जाता है। ये दो और ये 4, ये 5 6 और ये 7 8, इस तरह से एक बंध ऑक्सीजन का यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसी ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ बंध बना के इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति को हम लोग यहाँ पे दोहरा बंध कहेंगे, जो कि ऑक्सीजन में पाया जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक बंध, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक बंध, इस तरह से ऑक्सीजन के 8 बंध। यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको डॉट संरचना में यदि लिखना है तो इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन करके शो कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा दोहरा बंध, ये होगी ऑक्सीजन के बारे में जानकारी। मैं नाइट्रोजन के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा होता है वो 7, और 7 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संद्रोपण हो जाता है बेटा 2 और 5। यदि इसके बाहरी कवच में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको किसी और तत्व के साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कवच पूर्ण करना पड़ेगा। तो ये कवच कब पूर्ण करेगा, जैसे दूसरे दिखने वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये 2 यहाँ पे मौजूद जो ये 3 है और यहाँ पे मौजूद जो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 और ये 3 की वजह से देखिए इसमें ये 2 ही इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 और ये 6, यानी कि इसका ये पहला बंध यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। और उसी तरह ये दूसरे परमाणु नाइट्रोजन के 2 और ये 6 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करके ये अपना बाहरी कवच 8 का पूरा कर लेता है। इसलिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता वाले बंध को हम लोग यहाँ पे तिहरा बंध भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो कि आपको प्रस्तुत किए गए, जिससे ये दर्शाया गया है कि इनमें दोहरा और तिहरा बंध देखने में मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मीथेन, यह कार्बनिक जो यौगिक हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको यहाँ पे आकृति क्रमांक 9.5 में दर्शाई गई है, जिसमें यह राजवायु नियॉन के संरूपण को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे शुरुआत में ही वीडियो के मैंने आपको बताया कि एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना के एक बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से सहायता से मतलब साझेदारी से ये संरचना द्वारा दिखाई गया है।
तो इसकी उपस्थिति में, मीथेन की उपस्थिति में ये जो नियॉन की संरचना प्राप्त करने वाला आकृति बंध है वो आपको पेज नंबर 113 पे दर्शाया गया बेटा। ऊपर में देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले कवच में 2 और दूसरे कवच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आखिरी 1-1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शेयर करते हैं बेटा। ये देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कार्बन के 1 और ये हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 और ये हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1। इससे क्या हुआ है कि कार्बन की बाहरी कवच में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी बाहरी कवच में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इससे यह संयोगीय बंध बनता है। सहसंयोगीय बंध इसे हम लोग आराम से कह सकते हैं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु सहसंयोगीय बंध बना रहा है। इसे डॉट संरचना में आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। कार्बन के हर एक हाइड्रोजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, जो हमने इसके पहले इकहरा बंध देखा था, इकहरे बंध में एक सिंगल लाइन आपको यहाँ पे दर्शानी है, जिससे भी हम लोग इसे मीथेन वायु की संरचना को दर्शा सकते हैं। अगले वीडियो में इसके सामने का भाग हम लोग देखेंगे। तब तक जितना भाग आप लोग को मैंने पढ़ाया है वो आप लोग अच्छे से समझने और जानने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।